So very good morning to all of you. Today we will continue current electricity chapter, and today we will begin about new topics. We have already discussed about EMF, potential difference, series, parallel combination of resistors, internal resistance of a cell. Now our last topic of this particular chapter, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आज हम ये पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। उससे पहले एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेंगे ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। जैसे कि हमने कल पढ़ा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं। अगेन थोड़ा सा एक आपको बता दूं मैं, ईएमएफ इज द potential difference between the terminals when the cell is connected in open circuit. Open circuit क्या होता है बेटा कि जब उसमें से कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, आई कैन सी द डायग्राम। यहाँ पर आपने एक सेल लगाया हुआ है, इस डायग्राम में देखो आपने सेल लगाया हुआ है, बट ये की जो है, ये वाला जो की है ये ओपन है। इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जो दोनों पॉजिटिव, जो बड़ा वाला पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज ईएमएफ। बट अगर हमने इस ये जो आपके पास की है इसको बंद कर दिया तो एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ मिल गया, तो करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो वहां पर जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो है पोटेंशियल डिफरेंस या टीपीडी बोलते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। इज दैट क्लियर? ठीक है। और हमेशा ऐसा होता है कि ईएमएफ ज्यादा होता है और पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, बिकॉज जैसे ही उसमें से करंट निकलेगा, ठीक है, whenever current is drawn from the cell its potential decreases slightly। तो अगर सिंपली अगर हम वर्ड्स में कहें कि आप अगर बाजार जाओ, बाजार से अगर आप एक सेल लेके आ रहे हो 1.5 वोल्ट का, तो वो उसका ईएमएफ है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको कहीं पर भी कनेक्ट करोगे तो आपको मल्टीमीटर की हेल्प से उसको मेजर करोगे, जब आप उसके पोटेंशियल डिफरेंस को, तो कभी भी 1.5 वोल्ट नहीं आएगा, वो हमेशा उससे कम ही आएगा। तो यहाँ पे लिख भी रखा है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में ईएमएफ को मेजर करते हैं, मतलब जब हमने सर्किट तो बना रखा है लेकिन उसका जो स्विच है हमने क्लोज कर रखा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो वहां पर ईएमएफ होगा। और जब जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं तो ईएमएफ ये क्या आ जाएगा, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद एक और टर्म है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये इंटरनली होता है। देखो अभी तक आपने जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस एक्सटर्नली लगाना पड़ता है हमें, बट सेल के अंदर इंटरनली रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो पूरा 1.5 वोल्ट अगर सेल है तो पूरा का पूरा 1.5 वोल्ट अप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस, नाम से पता चल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब भी हम सेल को कंबाइन करेंगे तो वहां पे देखो डायग्राम में आप देख सकते हो दो रेजिस्टेंस है। एक तो ये स्मॉल आर, ये अगर आप सर्किट में ना भी दिखाओ तो भी चलेगा, बिकॉज ये जो स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल के अंदर होता है, इसको हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये है ऑलरेडी। और ये जो कैपिटल आर है इसको आपको लगाना पड़ता है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल है, ठीक है, और ये इंटरनल है, ठीक है, ये इंटरनल है, ओके। तो internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell when the electric current flows through it. Internal resistance of a cell depends on the following factors: distance between the electrodes, nature, concentration and temperature of electrolyte, the nature of electrodes, area of electrodes immersed in the electrolyte. Okay? ये फॉर्मूला है। V यहाँ पे TPD को रिप्रेजेंट करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E यहाँ पर EMF को रिप्रेजेंट करता है, और I यहाँ पे करंट को, स्मॉल r यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी छोटा सा, बहुत छोटे डेरिवेशंस है, लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ना है, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ो तो आप सब बच्चे एक फॉर्मूला शीट जरूर बनाओ, ताकि आपको इसके फॉर्मूलाज लर्न हो जाए, बिकॉज डेरिवेशन बहुत छोटी छोटी है इसमें। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला E/V-1 into R, डिफरेंस बिटवीन EMF पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम कल कर चुके हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो आराम से। ये कुछ क्वेश्चंस है इस पे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो अभी तक आपने 10th में पढ़ा था सेल्स रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं करूं आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्या होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज? कैपिटल आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, यू कैन से दैट, मतलब इसके बाद डैश डैश डैश, अब तक जहां भी आपको लेके जाना, ठीक है। ऐसे ही जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, तो क्या होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। यही होता है ना, रेसिप्रोकल होता है बेसिकली। आपने ये याद रखना है, तो जब भी आप सीरीज और पैरेलल की बात करो, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या उसमें सेम रहता है और क्या डिफरेंट होता है, ये याद रखना आप। जब आप रेजिस्टेंस की बात करोगे सीरीज के अंदर, तो सीरीज में क्या होता है बेटा, सीरीज में इन सीरीज Q, in series Q stand for charge and I। Q क्या होता है चार्ज और I क्या होता है करंट, remains same, ठीक है। सीरीज के अंदर चार्ज और करंट सेम रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या सेम रहता है, इन पैरेलल V पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ठीक है। तो सीरीज की जब हम बात करेंगे तो चार्ज और करंट सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे पैरेलल की, तो उसमें पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन करंट और चार्ज अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आपको इतना पता है तो डेफिनेटली आप ये कर लोगे, अगर आपको नहीं पता तो ये डेरिवेशन मुश्किल पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पहला है सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई वो आपको पता होनी चाहिए, ये सेल कैसे है बेटा, आइडेंटिकल सेल्स है। यहाँ पर ये चीज ये नहीं लिखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिकल सेल्स क्या होते हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, मतलब सबका पोटेंशियल भी सेम होगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो याद रखना, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक जब जॉइन करते हैं उनको, सो दैट सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मस्ट फ्लो थ्रू ईच सेल, मतलब जितने भी सेल्स हैं उन सबसे सेम क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो करें, ठीक है। तो डायग्राम सीरीज में एक के बाद एक लगाया होता है, तो उसमें करंट सेम है, लेकिन ठीक है यहाँ पर पोटेंशियल भी सेम दिया हुआ है इसमें, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन है आइडेंटिकल सेल्स, ओके। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। Note, the EMF of battery is the sum of indivisible EMFs. The total internal resistance of the battery is sum of indivisible internal resistance. Total EMF NE, total internal resistance NR, total resistance of circuit NR plus R। देखो कैसे आता है ये, बहुत बेसिक, आपको इसके लिए ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है,
I इज इक्वल टू V अपॉन R। आपको बेटा I की वैल्यू निकालनी है, तो I के लिए क्या होगा V अपॉन R। अब यहाँ पे आपको पता है एक सेल तो लगा नहीं है, मल्टीपल सेल्स लगे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख दोगे ऐसे कैपिटल I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये लिख दोगे आप, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब आपको पता है आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स है, मान लो एक 3 सेल नहीं, यहाँ पे डायग्राम में आपको 3 दिख रहे होंगे, लेकिन मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स है, तो उन सबको कनेक्ट कर दोगे सीरीज में। तो एक का EMF है E, दूसरे का है E, तीसरे का है E, तो आप क्या करोगे E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस डैश 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 अप टू n, ये करोगे आप। देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ सारा। आप जब टोटल पोटेंशियल निकालोगे, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू ठीक है E प्लस E प्लस E प्लस डैश 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 अप टू कहाँ n तक। फिर क्या करोगे आप, फिर आप E कॉमन ले लोगे, E कॉमन ले लिया, सॉरी E कॉमन ले लिया आपने, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 अप टू n, ठीक है। और ये जो सीरीज है ना 1 प्लस 1 डैश अप टू n, इसकी वैल्यू कितनी होती है n। तो क्या आ गया टोटल पोटेंशियल कितना आ गया बेटा NE या EN जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो लिखा हुआ है, देखो टोटल EMF ऑफ द बैटरी NE फॉर n सेल्स। सिमिलरली हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जितने भी सेल्स हैं उन सबके रेजिस्टेंस इस कैपिटल R के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में अभी मैंने बताया आपको, या हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उन सबका सम, मतलब अगर हम लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे हम ऐसे कि टोटल रेजिस्टेंस, इसके लिए ऐसे लिखेंगे। अब सारे सीरीज में तो है, तो क्या लिखेंगे आप, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस डैश 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 अप टू n, और फिर इन सबके प्लस में कैपिटल R। तो अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, जैसे हमने इसको निकाला ऐसे लिख देंगे यहाँ पे nr, n इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये तो लिखा हुआ है n इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और यहाँ पे पुट कर देंगे टोटल पोटेंशियल कितना है NE, टोटल रेजिस्टेंस कितना है NR प्लस R। तो ये तो हो गया सीरीज में, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस लगा देंगे, स्पेशल केस, अगर कैपिटल R जितने भी सेल्स का वो है रेजिस्टेंस है उन सबके सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, I इज इक्वल टू E अपॉन R, बिकॉज तब हम क्या करेंगे तब हम R को निगलेक्ट कर देंगे, उसी तरीके से अगर, और n से n कट जाएगा, अगर जो कैपिटल R है वो जितने भी रेजिस्टेंस है, छोटे रेजिस्टेंस है, उन सबसे बड़ा हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा आपने R की जो वैल्यू है आपने बहुत ही ज्यादा ले ली, मतलब लगभग 100 ओम ले ली, जो इन सबके रेजिस्टेंस को मिला के बहुत बड़ी है, ठीक है। अब ये नहीं है कि इनका जो स्मॉल r की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम ही रहती है इसकी वैल्यू, ठीक है।
तो उस कंडीशन में हम एनआर को निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर। तो आप देख पा रहे हो ये वही तो फॉर्मूला है जो ओम्स लॉ कह रहा है, आई इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। कंक्लूजन, when internal resistance is negligible in comparison to external resistance, then the cells are connected in series to get maximum current। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हमारे पास जो सेल्स हैं तो तब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर टू गेट मैक्सिमम करंट। उसका रीजन क्या है, आप देख पा रहे हो जो ये पहले वाला जो केस है, ये पहले वाला, इसमें कम करंट है, इसमें I इज इक्वल टू ई अपॉन आर है सिर्फ। लेकिन जब हम बात करेंगे बी वाले केस की तो इसका करंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, n टाइम्स ज्यादा है। तो ऑफकोर्स आप ऐसी कंडीशन बनाओगे जिसमें R की वैल्यू NR से ज्यादा हो, बिकॉज हम कोई भी सर्किट बनाएंगे हम ये थोड़ी चाहेंगे हमें करंट कम मिले, हम तो यही चाहेंगे करंट ज्यादा मिले, नुकसान कम से कम हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सीरीज का। अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में मल्टीपल पाथ्स होते हैं, अगेन मैंने आपको पहले ही बता दिया, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट अलग अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी, टोटल ईएमएफ कितना हो गया, कैपिटल ई। उसका रीजन क्या है, जो एक सेल का पोटेंशियल है वो सबका पोटेंशियल है। तो आई का फॉर्मूला सेम, आई का फॉर्मूला क्या था अभी हमने पढ़ा, आई इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, मतलब मैंने लिखा था टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो आई टोटल ईएमएफ कितना हो गया ई, और अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ध्यान रखना ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैसे है, पैरेलल में है बेटा, पैरेलल में है तो ये ऐसे नहीं आएगा, अब ये ऐसे आएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है, प्लस 1 कैपिटल आर, ये आएगा ऐसे। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r/n प्लस कैपिटल आर, r/n प्लस कैपिटल आर, बिकॉज ये जो सेल्स है आपस में पैरेलल में है, बस इसके साथ कैपिटल आर के साथ वो सीरीज में ही है बेटा, कैपिटल आर के साथ वो सीरीज में ही है, ठीक है। तो इसीलिए r/n प्लस कैपिटल आर, यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे। और सेम कंडीशन व्हेन एक्शन, लेकिन पैरेलल में देखो उल्टा कंडीशन आ गया, पैरेलल में ए वाली कंडीशन में ज्यादा करंट है, पैरेलल में ए वाली कंडीशन में ज्यादा करंट है और बी वाली कंडीशन में कम करंट है। इसका मतलब सीरीज में जब कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा होगी स्मॉल आर से तो ज्यादा करंट है, लेकिन जब पैरेलल की बात करेंगे तो अगर कैपिटल आर की वैल्यू छोटी होगी स्मॉल आर से तो हमारे पास करंट ज्यादा होगा। तो अपोजिट कंडीशन है। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक आप देख सकते हो, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इसमें सीरीज में भी लगे होंगे और पैरेलल में भी लगे होंगे। अगर आपको बेटा बेसिस क्लियर है आपके कि सीरीज और पैरेलल में क्या होता है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब क्या कर रखा है हमने, देखो यहाँ पर एक सेल्स की रोज है, अब अकेला अकेला सेल नहीं लगा एक रो में, एक सेल की जो रो है उसमें कुछ सेल सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी कम से कम m रोज है, बहुत सारी रोज है, मतलब समझ आ गई। तो देखो ये जो सेल्स हैं आपस में, जैसे अगर हम इस एक रो की बात करें, ये एक सिंगल रो की अगर हम बात करें, इसको मैंने बॉक्स में किया है, ये सेल्स आपस में कैसे सीरीज में है, लेकिन ऐसी बहुत सारी रोज हैं जिसमें सेल सीरीज में है, ये भी एक और रो है, ये भी एक और रो है, और ये रोज आपस में कैसी हैं, पैरेलल में है। तो सीरीज में भी हो गया और पैरेलल में भी हो गया। अब हमें करना है, देखो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से करना है, अब हमें काम यही करना है कि टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन हमें आराम से निकालना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे सीरीज में भी है पैरेलल में भी है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम एक रो का
एक रो का हम ईएमएफ निकाल लेंगे, एक रो का, क्योंकि पहले रो आई उसके बाद वो पैरेलल में कनेक्ट हुए, तो द ईएमएफ ऑफ सेल्स इन अ रो, इन अ सिंगल रो, कैसे लगे, इसमें लगे ना आपके पास सीरीज में लगे, तो n इंटू ई प्लस ई डैश 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 अप टू n, तो n e, ठीक है। लेकिन अब एक रो का कितना है, अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको, अगर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ छोटा सा, तो आप ऐसे ही बना सकते हो इसको। आपको इससे ज्यादा समझ में आ गया। अगर मैं मल्टीपल सेल दिखाने की बजाय अगर मैं ऐसे लिख दूं आपको कि जो पहली वाली जो रो है या जो पहली वाली जो है उसका है ईएमएफ NE, दूसरी वाली का भी NE, और तीसरी वाली का भी कितना है NE है, ठीक है। तो तीनों का NE है, तो कैसे करोगे आप, ये कैसे है, पैरेलल में ना, पैरेलल में अभी आप पढ़ के आए हो कि जो एक उसका है सेल का है वही सबका होगा, तो NE रहेगा। तो जो एक रो का है ईएमएफ वही मतलब पूरे कॉम्बिनेशन रहेगा पैरेलल में, बिकॉज़ ये पैरेलल में कनेक्ट है। सीरीज में ऐड होते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए जो एक रो का है वही टोटल भी है NE। बट जब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब वो कैसे आएगा देखो, ठीक है, देखो हम ध्यान से, एक रो में जितने भी सेल्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं, तो अब हम निकालेंगे स्मॉल r, अगेन r प्लस r, ठीक है, प्लस डैश 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 अप टू n, तो कितना आ जाएगा, मान लो r डैश मान लो इसको ना, ठीक है, इज इक्वल टू nr। ये कितने का आ गया, एक रो का आ गया, ये कितने का आ गया, एक रो का। अब ऐसी कितनी सारी रोज है, m रोज है, ऐसी कितने रोज है, m रोज है, और किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैसे करेंगे हम उसको, 1 बाय rp लिख लेते हैं इसको ना, rp इज इक्वल टू 1 बाय r डैश प्लस 1 बाय r डैश, ठीक है, प्लस डैश डैश अप टू m तक। तो जब आप सोल्व करोगे तो आएगा nr अपॉन m, और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये तो इंटरनल की बात होगी, एक्सटर्नल में तो लगा हुआ है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे है, सीरीज में है, तो r प्लस nr बाय m, ये वैल्यू आ गई, टोटल पोटेंशियल भी पता चल गया, टोटल करंट भी पता चल गया, तो ये I इज इक्वल टू Ne अपॉन r प्लस nr अपॉन m। ये कंडीशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको एलसीएम लेके फिर ये n ऊपर चल जाएगा, तो ये फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन है, ये जरूर करना, अच्छे से करना है इसको। अब आपको दिख रहा है I और mr प्लस nr में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर इस टर्म की अगर वैल्यू कम होगी तो ही I की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। The current I will be maximum if mr plus nr is minimum। करंट I की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब mr प्लस nr की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए ये कंडीशन होती है कि अंडर रूट mr स्क्वायर प्लस nr स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम, वो तभी होगा जब अंडर रूट mr माइनस अंडर रूट nr इज इक्वल टू 0, ठीक है, और जब ये दोनों इक्वल हो जाए, तभी हो सकता है जब ये दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि मिनिमम तभी आ सकता है अगर दोनों इक्वल हो जाए। क्योंकि हम हमेशा जितने भी कॉम्बिनेशन करते हैं उस सबका यही रीजन होता है कि हमें करंट मैक्सिमम चाहिए होता है, तो किसी भी कंडीशन में हमें करंट मैक्सिमम चाहिए, वो कब हो सकता है, जब mr और nr इक्वल हो जाए। तो कंक्लूजन यही निकलता है यहाँ से, फॉर द मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। और हम यही कंडीशन चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम करंट चाहिए एनी हाउ, ठीक है, ओके। तो दिस इज इट। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में आया है, जितने भी आप बेटा क्वेश्चन कर रखे हैं बहुत बार सीबीएसई में आए हैं, इसीलिए आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर करना है,
ये ग्राफिकल क्वेश्चन कई बार इस चैप्टर में से 2 नंबर का आता है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है हमें। द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स, 3 आइडेंटिकल सेल्स है बेटा, इन सीरीज वर्सेस करंट। एक सेल का नहीं है बेटा 6 वोल्ट, 3 आइडेंटिकल सेल्स है। इज एज शोन इन द फिगर व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ईच सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो आपको पता है टोटल फॉर्मूला क्या है, V = E - IR। अगेन आप कुछ भी कर लो बेटा, ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। तो आपको पहले फॉर्मूलाज लर्न करने हैं इस चैप्टर के अंदर। V = E - IR होता है। अब आपको पता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 6 वोल्ट पे जब कंडीशन है 6 वोल्ट, ठीक है, तो करंट कितना है 0, करंट कितना है 0, ठीक है। तो when I = 0, V = E, जब I की वैल्यू 0 हो जाती है तो V और E इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट कि I की वैल्यू जब 0 है तो V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब when I = 0, V = 6 वोल्ट, तो इसका EMF कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना है इसको। ये वाला न्यूमेरिकल भी कर सकते हो आप लोग। अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल देखो जरा, ये न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो ध्यान से। Two cells E1 and E2 in the given circuits diagram have an EMF of 5 volt and 9 volt at internal resistance of 0.3 ohm and 1.2 ohm respectively. Calculate the value of current flowing through the resistance of 3 ohm. आपने निकालना है जो 3 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपको ये निकालना है, ठीक है। आपको ये निकालना है कि इसमें से कितना करंट हो रहा है, सिर्फ इसमें से पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि पूरा सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये निकालना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि नेट ईएमएफ कितना है। यहाँ से ध्यान से देखो, पहले डायरेक्शन बनानी पड़ती है। ये इसका पॉजिटिव, इस वाले सेल का 5 वोल्ट वाले सेल का, और ये इसका पॉजिटिव, ये दोनों आपस में एक तरफ है। तो करंट कहाँ से कहाँ निकलता है हमेशा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हो गया इस सेल के लिए 5 वोल्ट वाले के लिए, और ये हो गया 9 वोल्ट वाले के लिए। आप देख पा रहे हो कि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको इसका। एक सेल ऐसे लगा हुआ है और एक सेल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये मान लो 2 का और ये मान लो 3 वोल्ट का। तो इस कंडीशन में इसका करंट कितना जाएगा, इसका करंट भी कितना जाएगा। तो इस कंडीशन में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि नेट पोटेंशियल हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा 5 वोल्ट। बट अगर यही कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दूं मैं, यहाँ पर मैं ऐसे लगा दूं, अब करंट कहाँ फ्लो करेगा बेटा, अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अब क्योंकि पॉजिटिव से करंट निकलता है, तो अब क्या होगा 2 - 3 या 3 - 2 जो भी करना है, डन। तो नेट पोटेंशियल निकालेंगे पहले, तो कितना आ गया 9 - 5 4 वोल्ट, ओके। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम, इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे, टोटल पोटेंशियल भी निकालेंगे हम। 6 और 3 कैसे लगे बेटा, पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल में डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 रेजिस्टेंस के लिए, R1 * R2 / R1 + R2, तो 6 × 3 / 6 + 3 2 ओम आ गया। अब ये 2 ओम और 4.5 ओम कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे होंगे इन दोनों को सोल्व करके, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में लगे हैं। तो कितना हो गया 0.3 5 वोल्ट वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, 1.2 9 वोल्ट वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस, 2 इन दोनों का इक्विवेलेंट, और 4.5 टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 8 ओम। तो हमने टोटल पोटेंशियल भी निकाल लिया, टोटल करंट भी निकाल लिया। तो टोटल करंट कितना आ गया 0.5 एम्पीयर। I = V/R, टोटल पोटेंशियल और टोटल रेजिस्टेंस निकाल के सिंपली हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब उससे क्वेश्चन में पूछा है पोटेंशियल करंट निकालो सिर्फ 3 ओम के ऊपर, तो पहले निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम। अच्छा ये बात ध्यान रखना, जितना करंट 4.5 ओम पे जाएगा उतना ही इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना 2 ओम उस पे जाएगा। और
अब ये दो रेजिस्टेंस है तो इसका हाफ हाफ होगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR होता है बेटा, तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू निकाल चुके हो आप 0.4 into 4.5 2.245 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम एंड 3 ओम। अब 6 ओम और 3 ओम कैसे है बेटा, पैरेलल में है ना, आप डायग्राम में देख पा रहे हो। जो 6 ओम और 3 ओम है पैरेलल में, और आपको पता है पैरेलल में जितना पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम पे होगा उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट पे भी होगा, सॉरी 3 ओम पे भी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो 4 माइनस टोटल पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, उसमें से 2.25 किस पे लग गया, इस पे लग गया 4.5 वाले पे, तो बाकी जो पोटेंशियल जो बचा वो किस पे लगेगा, इन दोनों पे लगेगा, तो 1.75 वोल्ट। तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस 3 ओम I dash is equal to V upon R 1.75 upon 3, so this is your answer। अच्छा ये वाला क्वेश्चन वैसे तो 10th का न्यूमेरिकल है, बट 12th के हिसाब से दे रखा है थोड़ा सा। अभी 10th में वो क्वेश्चन किए थे आपने कि मेटालिक वायर्स है उसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया घटा दिया, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अ सिलिंड्रिकल मेटालिक वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है AL, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है AL एरिया इनटू लेंथ, या लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, L इनटू B को हम A कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा V अपॉन V इनटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A इनटू 100 प्लस डेल्टा L अपॉन L इनटू 100। ये आपको समझ में आ रहा है कहां से आया है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका यूनिट नंबर 111 का हमने किए थे वाले क्वेश्चंस किए हैं ना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो यूनिट नंबर 111 में किए ऐसे क्वेश्चन, डेल्टा V अपॉन V इनटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A इनटू 100 प्लस डेल्टा L अपॉन L इनटू 100। क्या होते हैं? परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं इनको? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन एरिया, परसेंटेज एरर इन लेंथ। अब डेल्टा V 0 है बिकॉज कोई चेंज आ ही नहीं रहा वॉल्यूम में, बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम तो सेम है बेटा। अब सीधी सी बात ये, एक वायर है उसको आप खींच खींच के लंबा कर दो, क्या वो पतली नहीं होगी? वो पतली भी होगी साथ में। तो जिस प्रोपोर्शन में उसकी लेंथ बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में उसका जो एरिया है वो घटेगा, ठीक है। तो डेल्टा A अपॉन A इनटू 100 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा L अपॉन L इनटू 100, माइनस आ जाएगा क्योंकि एक टर्म उधर चली जाएगी आपकी। नेगेटिव साइन इंप्लाई दैट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर वुड क्रिएट डिक्रीज इन एरिया। जो मैं अगली बात बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि हवा से कुछ ऐसा हो जाएगा लेंथ बढ़ जाएगी और एरिया कम भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा बस, तो लेंथ बढ़ जाएगी तो उसका एरिया कम होना ही होना है, वायर पतली हो जाएगी। अब हमें पता है R इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन A होता है, तो फॉर गिवन रेजिस्टर अगर हम, क्योंकि लेंथ वायर तो वही है सेम मटेरियल की है, तो उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो डेल्टा R अपॉन R इनटू 100 डेल्टा L अपॉन L इनटू 100 माइनस डेल्टा A अपॉन A इनटू 100। माइनस क्यों आया? बिकॉज़ अभी आप देख पा रहे हो ये वैल्यू माइनस डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है कि जो इंक्रीज इन लेंथ है वो कितनी है? 10% है, तो हमने पुट कर दिया इसकी वैल्यू को। तो डेल्टा A अपॉन A इनटू 100 हो जाएगा माइनस 10, बिकॉज़ अभी हम प्रूव करके दिखाया हमने ऊपर कि डेल्टा A अपॉन A इनटू 100 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा L अपॉन L इनटू 100। तो जो डेल्टा L अपॉन L इनटू 100 की वैल्यू है, तो डेल्टा A अपॉन A की वैल्यू उसका माइनस होगी। तो इसका 10 इसका माइनस 10 यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, माइनस माइनस प्लस तो 20%। तो परसेंटेज राइज ऑफ रेजिस्टेंस इज 20%। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। ठीक है बेटा, बाकी जितना भी टॉपिक्स है हम इसको बाद में कवर करेंगे। तो थैंक यू ऑल।